नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। पीछे की वीडियो मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें इंडियन पॉलिटिक्स की बता दी है, जिसमें हमने प्रधानमंत्री, पीएम, सीएम, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल, संसद, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है। और आपके जो लेक्चर हैं वो काफ़ी सारे लेक्चर हो चुके हैं। तो ये हमारा जो लेक्चर है इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का लेक्चर है। ये जो हमारा लेक्चर है वो 9 नंबर लेक्चर है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो के एंड में आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी, जो इंडियन पॉलिटिक्स के नाम से प्लेलिस्ट होगी। उसमें प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। जैसे आपको देखेंगे आप उसमें ये सीरियल नंबर इस तरह से मेरा लगाया हुआ है। पहले नंबर पर मैंने जो वीडियो कराई है उसमें पहला, दूसरे पर जो दूसरी कराई है उसमें ऐसे लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लेना वहाँ पर जा कर के। तो दोस्तों, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी के बारे में। सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो जो अनुच्छेद 76 है, 76 अनुच्छेद है, उसमें जो हमारे महान्यायवादी हैं, भारत के महान्यायवादी, उनके बारे में दिया गया है। कौन होते हैं महान्यायवादी? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दोस्तों भारत सरकार का वकील होता है। भारत सरकार का वकील होता है। जैसे आप, मैं, सभी अगर किसी को खुदा न खासा कोर्ट केस में जाना पड़े या कोई इस तरह की घटना हो जाए जाने अनजाने, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है? हमें एक वकील करना पड़ता है, ताकि हमारा वो केस लड़ सके या जो सामने वाली पार्टी है उसके सामने। तो भारत सरकार के ऊपर भी बहुत सारे केस होते हैं, सरकार के ऊपर भी केस करने वाले लोग करते हैं। तो उसमें भारत सरकार को एक अपना वकील रखना पड़ता है। इतनी बड़ी गवर्नमेंट है तो उसके लिए वकील कैसा होगा? इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में इतने तथाकथित लोग बैठे हुए हैं, तो वकील भी बहुत ही तथाकथित लोगों में से एक चुना जाता है। ये भारत सरकार का वकील होता है। भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। विधि दोस्तों हम कानून को कहते हैं, तो ये कानूनी सलाहकार होता है। किसका? भारतीय सरकार का। और ये प्रथम विधिक अधिकारी यानी कि कानूनी अधिकारी होता है, पहला कानूनी अधिकारी होता है। ठीक है। उसके बाद में जो ये भारत सरकार का वकील है, इसकी अगर हम बात करें तो इसकी सबसे पहले मैं अलग चीज़ें बताने के अलावा आपको मैं यहाँ पे इसकी योग्यता के बारे में सबसे पहले जिक्र करना चाहूँगा। योग्यता क्या रहेगी? जो भारत सरकार के वकील है उसकी योग्यता, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लायक योग्यता होनी चाहिए। संविधान में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीश बनने के लायक योग्यता होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उसकी योग्यता संविधान में बताई गई है, ना कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनकी योग्यता बताई गई है। भारत के महान्यायवादी की कोई योग्यता नहीं बताई गई, सिर्फ इतना लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लायक हों, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता उनके अंदर होनी चाहिए। अब जो न्यायाधीश होती है उसकी योग्यता अलग से बताई गई है। कहाँ पे? ये भी जो हमारा भारत का संविधान है उसमें बताई गई है। क्या योग्यता है न्यायाधीश? या तो वो हाई कोर्ट के जज रहे हों, हाई कोर्ट के जज रहे हों, कैसे 5 वर्ष तक या तो हाई कोर्ट के जज रहे हों, या फिर वो हाई कोर्ट के वकील रहे हों 10 वर्ष तक, या तो 5 वर्षों तक हाई कोर्ट के जज रहे हों। ठीक है। या फिर 10 वर्षों तक रहना हाई कोर्ट में ही आपको हाई कोर्ट में ही है, लेकिन या तो 5 वर्ष तक जज, क्योंकि जज की कुर्सी बड़ी है, कुर्सी जज की बड़ी है तो आपको 5 वर्ष ही रहना है। लेकिन वकील की कुर्सी छोटी है तो आपको वहाँ पे 10 साल रहना पड़ेगा, तो हाई कोर्ट में। ठीक है। तब आप जा कर के एक महान्यायवादी बनने के लायक हो जाते हैं, भारत सरकार के वकील बनने के लायक हो जाते हैं। और ये चुनता कौन है? अब बात करते हैं आगे की। आप एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में आपसे क्वेश्चन ये मेरा रहेगा कि बताना कि भारत में अभी जो हाई कोर्ट है वो कितनी है? टोटल जो हमारी अदालतें हैं हाई कोर्ट वो कितनी है, जिनको हम उच्च न्यायालय बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट तो भारत में एक है जो कि दिल्ली में है। अब आप हाई कोर्ट, ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय है, ये उच्च न्यायालय है। अब बात करते हैं नियुक्ति कौन करता है। जो नियुक्ति है उनकी राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। हमारे देश के जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय वो इनकी नियुक्ति करते हैं। कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अगर राष्ट्रपति चाहें तो उनको हटा सकते हैं, चाहे 2 महीने रखें, चाहे 5 महीने रखें, चाहे 50 साल रखें। ठीक है, ये डिपेंड अपॉन द राष्ट्रपति महोदय। त्यागपत्र भी राष्ट्रपति महोदय को देंगे। देखो, एक बात याद रखने वाली है, नोट करना, कि जो बंदा जिससे शपथ लेता है या जो उसको नियुक्त करता है उसी को त्यागपत्र देता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। कैसे? देखो, राज्यपाल,
जो हाँ राज्यपाल महोदय उन्हीं को देते हैं, उपराष्ट्रपति महोदय उन्हीं को देते हैं, मंत्री जो परिषद होती है केंद्र में वो भी उन्हीं को देती है, ये अटॉर्नी जनरल है, सुप्रीम कोर्ट के माननीय अध्यक्ष महोदय ये भी उनको देते हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में बताना कि राष्ट्रपति महोदय किसको शपथ पत्र देंगे अपना, अगर त्याग पत्र देना है, सॉरी शपथ बोल दिया मैंने, त्याग पत्र देना है तो वो किसको देंगे या उनको शपथ कौन दिलाएगा, तो ज़रूर बताना। आपके लिए आज के कमेंट बॉक्स में 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक तो आप हाई कोर्ट की संख्या बताना कितनी है, और दूसरा आप ये बताना कि राष्ट्रपति महोदय शपथ किसके लेते हैं और त्यागपत्र किसको देते हैं। अब बात करते हैं योग्यता मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। वेतन की बात करते हैं, वेतन राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। क्यों वेतन इनका निर्धारित इसलिए नहीं है, जबकि राष्ट्रपति का वेतन निर्धारित है कि 5 लाख रुपए है, उपराष्ट्रपति का निर्धारित है 4 लाख रुपए है, प्रधानमंत्री महोदय का निर्धारित है कितना है, सांसद का निर्धारित है, एमएलए का निर्धारित है, लेकिन इनका निर्धारित नहीं है। इनका निर्धारित इसलिए नहीं है कि जब आप कोई वकील करते हैं तो वो आपसे कितना चार्ज लेता है, वो आपके केस के हिसाब से लेता है। जिस तरह का आपका केस रहता है ना, आपका केस मान लीजिए कोई बड़ा केस है तो वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे लेगा, वो कहेगा भाई मेरे को इतने सारे पैसे चाहिए। लेकिन जब आपका कोई छोटा सा केस है तो वो आपसे कहेगा कम पैसे लेंगे। तो इस तरह से ये राष्ट्रपति महोदय पर निर्भर करता है कि वेतन कितना चाहिए, क्योंकि उनको तो जो केस आएंगे वो अलग अलग लड़ने पड़ेंगे, तो इस हिसाब से रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या इसकी अगर हम शक्तियों की बात करें तो क्या क्या शक्ति है। शक्ति इसके पास क्या है दोस्तों, देखो ये संसद का सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी इसके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। कैसे, संसद बैठक भाग, इसमें जो संसद की बैठक होती है उसमें वो भाग ले सकता है, संसद की बैठक में भाग ले सकता है, संसद की बैठक में बोल सकता है, उसको बोलने का अधिकार है। समिति जो है, संसद की जितनी भी समितियां हैं उसको बैठने की अनुमति है, समितियों की अनुमति है, समितियों में जाने की अनुमति है, संसद के किसी भी सदन में जाने की अनुमति है, लेकिन उसको वोट डालने की अनुमति नहीं है। जैसे हमारे उपराष्ट्रपति महोदय हैं, उनको वोट डालने की अनुमति नहीं है, लेकिन वो निर्णायक वोट डाल सकते हैं जब 50% हो जाते हैं, लेकिन इनको तो वोट डालने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। ठीक है, जो जो हमारे महान्यायवादी हैं उनको वोट डालने की अनुमति नहीं है। संसद की बैठक में भाग ले सकते हैं, संसद में बोल सकते हैं, जो समितियां हैं उनकी बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते। किसी न्यायालय में भाग ले सकते हैं, भारत का कोई भी न्यायालय हो, भारत में कहीं भी न्यायालय हो, चाहे हाई कोर्ट हो, कोई सुप्रीम कोर्ट हो, कैसा भी न्यायालय हो, वहाँ पे जा कर के ये भाग ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भारत सरकार के वकील हैं और किसी भी सुनवाई में हिस्सा ले सकते हैं भारत सरकार की ओर से। ठीक है, अगर भारत सरकार इनको परमिशन देती है तो भारत सरकार की ओर से ये सुनवाई में भाग ले सकते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये भारत सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं? जो भारत सरकार हैं क्या इसके अगेंस्ट में ये बोल सकते हैं? तो दोस्तों ऐसा नहीं कर सकते। ये भारत सरकार के वकील है तो उसके अगेंस्ट में ये कभी नहीं बोल सकते। अब मान लीजिए कोई मेरे पास बंदा अगर काम करता है मैं उसको पगार देता हूँ तो उसको मेरे खिलाफ़ बोलने का अधिकार नहीं है। इसी तरह से इनको भी इनके खिलाफ़ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इनका सहयोगी होते हैं। इनके 2 सहयोगी होते हैं, एक तो ये सॉलिसिटर जनरल होता है, एक होता है अतिरिक्त परिवार में इनका जो सॉलिसिटर जनरल एक और रहते हैं, अन्य सॉलिसिटर जनरल ऐसा कुछ करके मैं अभी उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा है अच्छे से। तो इनके जो महान्यायवादी होते हैं इनके एक ये सॉलिसिटर जनरल, इनसे थोड़ा सा छोटा पद होता है, और एक ये अन्य सॉलिसिटर जनरल। तो इनके 2 इनके हेल्पर एक तरह से हम कह सकते हैं, इनसे छोटे अधिकारी होते हैं, इनकी हेल्प करते हैं। कैसे? जो सॉलिसिटर जनरल है, जो हमारे ये सॉलिसिटर जनरल है, ये हमारे जो संविधान है उसके अंदर ये दिया हुआ नहीं है, ये संविधान का सृजन किया हुआ पद नहीं है, ये यहीं संसद वगैरह के अंदर इस पद को बनाया गया है। लेकिन जो महान्यायवादी पद है, महान्यायवादी वो हमारे संविधान का सृजन किया हुआ पद है, हमारे संविधान में वर्णित है वो। लेकिन ये सॉलिसिटर हमारे संविधान में वर्णित नहीं है। कार्यशैली के हिसाब से, कार्य के भार को देखते हुए, ये बढ़ते हुए कार्य को देखते हुए ये उनकी हेल्प के लिए बनाए हुए जो पद है। जिस तरह से जो किचन कैबिनेट है वो हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन उसको नाम दे दिया गया है। तो वो कुछ एक लोगों के साथ मिल करके, कुछ मुख्य जो लोग होते हैं उनके साथ, जो ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं उनके साथ मिल करके, तो इसी तरह ये इनके जो कार्यभार को देखते हुए बनाया गया है। अब कुछ एक बात करते हैं जो अभी हमारे वर्तमान में है सॉलिसिटर जनरल जी, वो 15वें नंबर के सॉलिसिटर जो जनरल है, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर नहीं, अटॉर्नी जनरल है, वो 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल है, जिनका नाम है के वेणुगोपाल जी। इन्होंने जो पदभार लिया था वो 2017 में लिया था, और उनकी एज जो है वो 86 ही है, 86 वर्ष के जो के वेणुगोपाल जी हैं वो हैं। ठीक है,
ये जो कुछ एक बातें इनके बारे में लिखी गई है। और जो इनसे पहले जो 14वें नंबर थे वो थे हमारे मुकुल रोहतगी साहब, ठीक है। के वेणुगोपाल जी 15वें नंबर के हैं। 2017 में इन्होंने शपथ ली थी अपने पद की और 86 ईयर ओल्ड है ये। इनसे पहले जो है वो मुकुल रोहतगी है। तो दोस्तों ये आपके कुछ एक जो क्वेश्चन है ये इस तरह के आते हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा, आपसे नंबर जो है वो पूछ लिया जाएगा, आर्टिकल पूछ लिया जाएगा। 76 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं, क्या इनको वोट डालने का अधिकार है? यहाँ से पूछ सकते हैं भाग लेने का, बैठने का, बोलने का अधिकार है? तो आप ये सदस्य नहीं है, ये संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, ना ही तो लोकसभा के हैं और ना ही राज्यसभा के हैं। तो हम क्या सोचेंगे, हम यही सोचेंगे कि यार किसी का सदस्य नहीं है तो संसद की कार्रवाई में कैसे भाग ले सकता है, बैठ कैसे सकता है। लेकिन ये भारत सरकार का वकील है तो भारत सरकार इसको अनुमति देती है कि ये वहाँ पर बैठ सकते हैं, भाग ले सकते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। योग्यता आपसे पूछ सकती है। योग्यता में अगर आपसे लिखा आए कि जो इनकी योग्यता क्या है, किसकी, महान्यायवादी की जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है इनकी योग्यता क्या है, तो आपको योग्यता में सर्वप्रथम ये क्लिक करना है। अगर आपके ऑप्शन में आता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर योग्यता होनी चाहिए, तो आपको ये करना है, ना कि आपको वहाँ पे ये लिखा है तो ये करना है। सर्वप्रथम आपका ऑप्शन ये रहेगा। अगर ये ऑप्शन नहीं है तब वहाँ पे इन दोनों ऑप्शन में से एक मिलेगा तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं, टिक मार सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इनके बारे में कुछ एक विशेष बातें जो दिया गया है। संवैधानिक विशेषज्ञ, ये संवैधानिक विशेषज्ञ जो देखो इतना बड़ा पद अगर लिया है तो संविधान की विशेषता इनके पास, संविधान को तो इनको उंगली पर याद होना चाहिए, टिप पे याद होना चाहिए कि ये संविधान के अंदर फलां चीज़ यहाँ पे है, तो वो इनको पता है। प्लस में सीनियर मोस्ट वकील है, 86 ईयर की जो एज हो चुकी है, तो उसके अंदर वकालत आप देख सकते हो कितना अनुभव होगा इनको वकालत का। पद्म भूषण से ये सम्मानित है, पद्म विभूषण से सम्मानित है दोस्तों। 2015 में इनको पद्म विभूषण, ठीक है, जो हमारा पुरस्कार है उसे सम्मानित किया गया है, जो हमारा सर्वोच्च पुरस्कार है। अब जो भूटान का जो संविधान लिखा गया है, जो भूटान, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी, जैसे हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, उसी हिसाब से ये ड्राफ्टिंग कमेटी के जो थे उसके अंदर ये सम्मिलित थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। वह तो संविधान लिखना एक छोटी बात नहीं है, तो इन्होंने संविधान, भूटान जैसे कंट्री का संविधान लिखा है। और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, 1977 की बात है आई थिंक, तो उस समय में ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे, उस समय की बात है, ठीक है। तो आज से काफ़ी लंबे समय, पुराने समय की बात है। तो दोस्तों ये इनके बारे में कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं। अब जब ये 2G स्पेक्ट्रम हुआ था तब इन्होंने भारत सरकार की ओर से केस लड़ा था। कब? जब 2G स्पेक्ट्रम हुआ था, 2G घोटाला हुआ था, उसमें इन्होंने भारत सरकार की ओर से केस लड़ा था। बाबरी मस्जिद में इन्होंने भारत सरकार की ओर से वकालत की थी, जिसमें कुछ एक लोग हैं जैसे उनके ऊपर मुकदमा चला था, जैसे लाल कृष्ण अडवाणी साहब हैं, उमा भारती जी हैं। तो उस समय में इन्होंने क्या किया था, भारत सरकार की ओर से जो है केस लड़ा था। अब आपसे क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है, कौन सा, कि जो सर्वप्रथम हमारे पहले नंबर के जो ये अटॉर्नी जनरल थे वो कौन थे। बारी बारी सॉलिसिटर नाम आ रहा है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो वहाँ पे निकल जा रही है। अटॉर्नी जनरल है, ठीक है, ये महान्यायवादी कौन थे जो पहले नंबर के थे? तो पहले नंबर के दोस्तों MC शीतलवाड़ जी, ये पहले नंबर के थे। और ये 1950 से लेकर के 1950 टू 1963, ठीक है, 1950 से 1963 तक ये भारत सरकार का जो महान्यायवादी का पद है उन्होंने संभाला था। दोस्तों ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको समझ आई होगी। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उठा के आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर पीछे की वीडियो आपने नहीं देखी है तो यहाँ पे प्लेलिस्ट आएगी, उसमें सारी वीडियो पड़ी है। ये 9वीं वीडियो है, इससे पहले हमने 8 वीडियो बना दी है, तो उन वीडियो को देख लेना। और कुछ आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल देना, उससे मैं आपके डाउट क्लियर करने की भरपूर कोशिश करूँगा। अगर कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करना, और सुधार करना है तो उसके लिए भी कुछ आप एडवाइस कर सकते हैं। आपकी एडवाइस का मैं स्वागत करता हूं, और आगे की जानकारी के लिए मैं आपको वीडियो निरंतर देने की भरपूर कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।